अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, कैपेसिटर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि एक्चुअली पावर करता है हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड को। उसमें एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है कैपेसिटर। और इसी के साथ साथ ये पावर प्रोवाइड करता है हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले फैंस को, चाहे वो पेडिस्टल हो चाहे वो सीलिंग फ़ैन हो। यही वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि बेसिकली मोटर्स को पावर प्रोवाइड करने का काम करता है। और इसी के साथ साथ जो कैपेसिटर्स हैं वो आपने देखा होगा पुराने ज़मानों के अंदर ट्यूबलाइट में स्टार्टर्स लगे हुए होते थे, उनमें भी एक्चुअली वही कंपोनेंट है जो काम करता था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली इसी एक छोटे से बट वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में है, जिसमें हम समझेंगे कि क्या है कैपेसिटर, और फिर एक टर्मिनोलॉजी है कैपेसिटेंस, उसे जानेंगे। और इन दी एंड जो है हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये समझने से कि कैपेसिटर एक्चुअली करता क्या है। तो देखो बच्चों, कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। सही है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, बिजली से चलने वाली एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है। जैसे एक बाल्टी में हम पानी जमा करते हैं या एक सिलेंडर के अंदर हम गैस को जमा करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से एक कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जमा किया जाता है। और बेसिकली ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आप कह लें कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है क्या इसके अंदर? याद रखिएगा, कैपेसिटर के अंदर बेसिकली दो कंडक्टिव प्लेट्स होती हैं, मेटल प्लेट्स होती हैं, कंडक्टिव होती हैं, बट उनके दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भरा जाता है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इंसुलेटर एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाती, ठीक है ना। और यहाँ पर हम उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं डाई इलेक्ट्रिक का। तो जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उन प्लेट्स के दरमियान में, जिन्हें मैं कह रहा हूँ मेटल प्लेट से बना होता है, तो एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे पर इक्वल बट अपोजिट यानी कि नेगेटिव चार्ज आता है। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और इसकी मदद से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाता है। सो एक कैपेसिटर आमतौर पे, ये आ गई हमारे पास एक बैटरी, और बैटरी के ये दो मेटल प्लेट्स हैं, और वही जो दो मेटल प्लेट्स हैं उनके दरमियान में हमने एक डाइलेक्ट्रिक यानी एक इंसुलेटर को भर दिया, जिसकी जगह पे कभी कभार हवा भी हो सकती है, और फिर मैंने इसको कंबाइन कर दिया एक बैटरी के साथ। तो हमारी जो एक प्लेट है बेसिकली वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और एक नेगेटिवली चार्ज, जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और दूसरी वाली पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। किस तरीके से काम करती है वो आपको बताते हैं। देखो, जब चार्जिंग का प्रोसेस होता है ना, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कैपेसिटर से। ठीक है, यहाँ से मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आकर जमा हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो इस प्लेट पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज आकर जमा हो गया है, तो वो इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज को यहाँ से रिपेल करता है, धक्का देता है। तो नेगेटिव चार्ज उस प्लेट को छोड़कर यहाँ पर आ जाता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जहाँ से कोई नेगेटिव चार्ज अपनी जगह को छोड़ देता है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब आमतौर पे अगर एक कैपेसिटर बिल्कुल एम्प्टी था तो दोनों प्लेट्स खाली थी, लेकिन यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन्स गए, यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए, जमा हुए, उन्होंने यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दिया, वो चले गए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी जगह छोड़ी वहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये बात आप जानते हैं, जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस एटम पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और हाँ, एक मरतबा जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोक देता है। यानी कि एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट जब भी पास होता है किसी कैपेसिटर से, तो फुली चार्ज होने के बाद वो उस करंट को एक्चुअली ब्लॉक कर देता है, पास होने नहीं देता। ठीक है जी। सो ये हमारा चार्जिंग का प्रोसेस था कैपेसिटर का। अब एक अहम बात आपको बताऊं कि हर कैपेसिटर की एक एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है कि वो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो जो एबिलिटी होती है किसी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की, उसे कहा जाता है कैपेसिटेंस। सही है, कैपेसिटेंस से मुराद किसी भी कैपेसिटर की गुंजाइश। कैपेसिटेंस का मतलब ही उर्दू में गुंजाइश होता है, या कैपेसिटी कह लो आप।
कि वो कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो उस गुंजाइश को कैपेसिटेंस कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक कमरे के अंदर बैठने के लिए एक क्लासरूम है, उसके अंदर स्टूडेंट्स कितने बैठ सकते हैं, तो मैं बोलूँगा कि भाई उस रूम की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटेंस कितनी है। सही है। या जैसे मिसाल के तौर पे एक गिलास है, तो उस गिलास के अंदर कितना पानी आ सकता है, कितना पानी स्टोर हो सकता है, तो वो उस गिलास की, बीकर की या बाल्टी की कैपेसिटी कहलाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से कैपेसिटर की भी एक गुंजाइश होगी ना कि वो कितना चार्ज अपनी प्लेट्स पे जमा कर सकता है, सो उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं और जाहिर करते हैं सी से। और ये जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जैसे कि वो एरिया ऑफ प्लेट्स पर डिपेंड करती है कि प्लेट्स कितनी बड़ी हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, प्लेट्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है कि जो भी हमने मटेरियल फिल किया है प्लेट्स के दरमियान में, जिसका नाम मैंने आपको बताया डाइलेक्ट्रिक होता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास कंडक्टर है, हमने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करे हैं V, और यहाँ से इधर आके चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर बराबर का पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वही चार्ज यहाँ पर मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। तो हम ये बात जानते हैं, मैथमेटिकली मैं लिख रहा हूँ, कि अगर हम रिलेशन बनाना चाहें चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का, कि कितना चार्ज इन प्लेट्स के ऊपर एक्यूमुलेट होगा, तो याद रखिए चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना इन प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि जितनी बड़ी बैटरी मैं अप्लाई करूँगा उतना ही ज़्यादा चार्ज इसकी प्लेट्स पर जमा होगा। वोल्टेज कम होगा तो चार्ज कम जमा होगा, क्योंकि यहाँ से निकलेगा ही कम चार्ज, यहाँ पे कम एक्यूमुलेट होगा, और अगर ज़्यादा वोल्टेज होगा तो चार्ज ज़्यादा जमा होगा। सो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो किसी कैपेसिटर में आता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर। अब यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ आने वाला कांस्टेंट होता है C। ठीक है, जबकि C क्या चीज़ बन गई, वही जो मैंने आपको बताई, C कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सही है, ये इस कैपेसिटर की क्या कहलाएगी, कैपेसिटेंस कहलाएगी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, C से जाहिर करते हैं। ठीक है, जो कि हम अभी इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन भी कर लेंगे कि क्या बना भाई कैपेसिटेंस। देखो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अभी अभी हमने क्या देखा, अभी अभी हमने देखा कि फॉर्मूला बनता है Q बराबर है CV के। तो यहाँ से अगर आप C की वैल्यू को अलग करें तो ये आ जाएगा Q ओवर V के बराबर। यही तो हम कह रहे हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो है कितना चार्ज स्टोर हुआ, ये हो गया चार्ज स्टोर्ड, और पर यूनिट ये क्या है V, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। सो इन दोनों का जो रेशो होता है ना, बेसिकली उसी को कहते हैं कैपेसिटेंस। या हम ऐसा कह सकते हैं कि यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पर कितना चार्ज स्टोर होता है, वो अमाउंट जो है उसकी गुंजाइश कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर कैपेसिटेंस पढ़ ही लिया है, ये एक प्रॉपर्टी है, तो इसका कोई ना कोई यूनिट भी होना चाहिए। कैपेसिटर तो डिवाइस है ना, उसका कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। अगर आप इसके ज़रिए बनाओगे तो ऊपर लिखा हुआ है चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, चार्ज को हम कूलम में नापते हैं, और डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट के अंदर नापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। और यही जो कूलम पर वोल्ट है बेसिकली यही बराबर होता है फैराड के, जिसे कैपिटल F से जाहिर करते हैं। ठीक है ना, तो जो यूनिट है कैपेसिटेंस का वो बेसिकली फैराड होता है। और आप में से शायद नाम सुना हो किसी ने, पंखों के अंदर जो लगा होता है ना, वो माइक्रो फैराड के अंदर होता है। एक माइक्रो फैराड होता है 10⁻⁻⁻⁶ फैराड के बराबर। आप देखिएगा घरों के अंदर जब पंखे ख़राब हो जाते हैं, पूछना घर वालों से भी, या हो सकता है आपको मालूमात हो, तो उसके अंदर जो है ना वो हम लगाते हैं 3.5 या 4.5 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर। सही है, या तो 2.5 होता है, 3.5 या मैक्सिमम 4.5 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर लगाते हैं। इसी तरीके से घरों में जो वॉशिंग मशीन है या मोटर्स हैं उसमें 6 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर हम लगाते हैं। सो ये तो हो गया माइक्रो फैराड, और इसकी जगह पीको फैराड भी हो सकता है, जिसे हम कह सकते हैं 1 माइक्रो फैराड, जो कि बेसिकली बराबर होता है 10⁻⁻12 फैराड के। तो बस एक बात आपने याद रखनी है, फैराड काफ़ी बड़ा यूनिट है। आम तौर पे
हम उसकी जो है वो छोटे मल्टीपल्स इस्तेमाल करते हैं, यानी माइक्रो या पिको फैराड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। कैपेसिटर एक डिवाइस है, चार्ज को स्टोर करती है, और वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकती है वो कहलाती है कैपेसिटेंस, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस होती है ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एरिया ऑफ प्लेट्स। देखो ये जो प्लेट्स हमने लगाई हैं जिसके ऊपर चार्ज स्टोर हो रहे हैं, इनका एरिया जितना ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो चार्ज उस पर ज़्यादा स्टोर होने लगेगा। तो हम ये कहेंगे कि जो कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की, वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन एरिया ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स का एरिया ज़्यादा, कैपेसिटेंस ज़्यादा, प्लेट्स का एरिया कम, कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा यह है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस है, जो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस है, अगर हम उसको डिक्रीज करते हैं तो फिर जो है ना, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, या आप ऐसा कह लो कि कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है अगर हम प्लेट्स के दरमियान के डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। उसकी लॉजिक बड़ी सिंपल सी है। हमने सीखा कि एक्चुअली यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है ना, यहाँ पर अगर जो है वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब आप खुद सोचो कि अगर आप प्लेट्स के दरमियान का फासला बढ़ा दोगे तो फोर्स तो कम लगेगी। जब फोर्स कम लगेगी तो इसका मतलब जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज है वो कम स्टोर होगा। इस वजह से कैपेसिटेंस कम हो जाती है अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। ठीक है, और तीसरा जो कांस्टेंट है वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मिसाल के तौर पे इन प्लेट्स के दरमियान में हम कोई इंसुलेटर भर देते हैं, तो इंसुलेटर के भरने से क्या होगा कि इन चार्जेस की मौजूदगी की वजह से वो जो इंसुलेटर है उसके ऊपर भी चार्जेस स्टोर होंगे। मतलब कुछ चार्जेस तो इधर आ गए थे और कुछ चार्जेस जो है वो इस इंसुलेटर पर भी आएंगे, यानी कि इंसुलेटर जितना अच्छा होता है उतना ही जो है वो ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली हम एक बात को ऑब्जर्व करेंगे कि जो कैपेसिटी होगी, जो कैपेसिटेंस होगी, वो बढ़ जाएगी। तो एरिया वाली बात को ऐसे लिख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एरिया। अगर एरिया ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अच्छा, डिस्टेंस वाली बात को ऐसे लिखा जाएगा कि जो कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे प्लेट्स के दरमियान का तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। और तीसरा हम लिख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर। ठीक है ना। एप्सिलॉन आर का मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन आर का मतलब होता है यहाँ पे जो हमने मटेरियल करा है उसकी वो कितनी है इंसुलेटर, मतलब कितना अच्छा इंसुलेटर है वो ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। डी जो है वो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस है, स्मॉल डी से जाहिर करते हैं, और इन प्लेट्स का जो एरिया है उसको जाहिर करते हैं ए से। ठीक है, तो ये वो तीन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। और ये हो गया कंप्लीट हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह उसको मैं रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।